हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास डिलीवर कर रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। पहला पॉइंट, डोग्मा वर्ड समझिए। डोग्मा का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कभी भी गलत न ठहराया जा सके। जैसे कि अगर हम एक वर्ड याद करें, यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको याद होगा कि हमने ऐसे करके बोला था कि एक टर्म होता है कोई ऐसी चीज़ जो कभी भी गलत न हो सके। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट है, तो जब आप इस वर्ड को समझते हैं तब आप समझते हैं कि ये उसी के जैसा एक मिलता जुलता वर्ड है जिसका टर्म होता है डोग्मा। तो जब हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं दो टर्म आपको साइंटिस्ट में याद हैं। एक तो आपको ये वर्ड याद होगा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिक। ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल डोग्मा की एफएचसी क्रिक ने दी है। जो उस वॉटसन एंड क्रिक के पेयर में से जो क्रिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहली बार हमें समझाया कि सेंट्रल डोग्मा नाम की एक चीज़ होती है और इन्होंने इस सेंट्रल डोग्मा को हमें 1965 में अपने डबल हेलिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के बाद ये समझाया कि आप इसे देख सकते हैं। और इस सेंट्रल डोग्मा में एफएचसी क्रिक ने एक बड़ी ऐसी बात समझाई जिससे कि दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक पैथवेज रन करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने ये समझाया कि सेंट्रल डोग्मा कुछ और नहीं बल्कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस को कहते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं नीडेड है, नीडेड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप्स। जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बेटा तो उनके अंदर कैरेक्टर्स या फिनोटाइप के एक्सप्रेस होने की बात करते हैं। और जानते रहिए कि किसी भी फिनोटाइप के एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और इसी इंफॉर्मेशन के फ्लो को हम सेंट्रल डोग्मा में समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है किसी ऑर्गेनिज्म में टिपिकली। हालांकि कुछ वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आरएनए होता है, बट मोस्ट ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ही। तो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए जब अपनी ही कॉपी बनाता है तब इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। सो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं बेटा, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। मैंने यहां पर मेंशन किया। कुछ समय बाद ये पता चलता है कि जब ये डीएनए आगे बढ़ता है तो ये अपनी कॉपी बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एमआरएनए। थोड़े प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीज़ों के बाद अब ये जो एमआरएनए है ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है। इस एमआरएनए से आप कुछ समय बाद प्रोटीन बनते हुए देखेंगे। तब आप ये कह पाएंगे कि जैसे कि डीएनए जो होता है जिसे हम मास्टर कॉपी कहते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को मैं याद करा दूं कि आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास है या क्लास 12th की मार्कशीट जो आपके पास है उसको आप डीएनए की तरह समझिए, मेन कॉपी है वो। लेकिन जब कभी भी इस मास्टर कॉपी का ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, आप कभी किसी फोटोस्टेट शॉप पर जाते हैं और अपनी मार्कशीट की कॉपी करा लेते हैं तो उस कॉपी को हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर कॉपी है या उसकी मेन कॉपी का एक फॉर्म बस है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ये ट्रांसफर कॉपी है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए बनी है। और ये जो है प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेसिबल कॉपी। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप प्रूफ करिए कि आप 10th या 12th पास हैं तो आप उसे अपनी मार्कशीट दिखा सकते हैं या सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और वो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि आपने वहाँ पर इस तरीके से समझ लिया है कि वो मतलब एक्सप्रेशन हो गया कैरेक्टर का, तो हमने वहाँ पर एक्सप्रेसिबल कॉपी की बात करी। ठीक है, तो ऐसे चलता रहा। हमने डीएनए को मास्टर कॉपी बोला, ट्रांसफर कॉपी बोला और एक्सप्रेसिबल कॉपी बोला और ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसी तरीके से चलता जाता है। जब यहाँ पर प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और अगर यहाँ जाएं तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है बेटा।
यहां तक ये मैकेनिज्म 1965 में हमें कंफर्म थी और इसी को हम हर ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर एक्सप्रेस होने का मेन रिएक्शन मानते थे। लेकिन दिक्कत ये रही कि कुछ ही समय बाद 1971 में टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के दो लोगों ने, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इस पैथवे का एक्सेप्शन खोज दिया। इसीलिए उन्होंने एक बात समझाई कि अगर डीएनए से, जैसे मैं उसका मिनिएचर एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं, डीएनए से डीएनए का बनना विच इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, आपको मैं बता चुका हूं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए इज द फॉर्म हियर। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने समझाया कि इन सम ऑर्गेनिज्म एमआरएनए अगेन कैन फॉर्म डीएनए। जैसे ऊपर की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ध्यान रहे कि नीचे की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? इसे कहते हैं रिवर्स। उन्होंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि सजेस्ट अ जनरल नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए। और ये मैकेनिज्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ, चूंकि टेमिन वाज द लीडर इन दैट ग्रुप, इसी मैकेनिज्म को टेमिनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेमिनिज्म। बाद में इसी पैथवे पर यह डिस्कवर हुआ कि ये टेमिनिज्म करने वाले और वायरसेस जो हैं, अगर ये प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस हमें रेट्रोवायरसेस में देखी जा सकती है। और रेट्रोवायरसेस का एग्जाम्पल है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो आरएनए लेकर इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन बाद में उस आरएनए से डीएनए बना लेता है और वो डीएनए वो होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट कर देता है। होस्ट को लगता है कि ये मेरा ये डीएनए था और होस्ट का डीएनए उस वायरस के डीएनए को भी कॉपी करना शुरू कर देता है, इसलिए वो हर सेल में मल्टीप्लाई होता रहता है। तो एक तो ये पॉइंट समझिए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको ये समझाता हूं कि इसके थ्रू यूनिडायरेक्शनल फ्लो तो होता गया। सेंट्रल डोग्मा में दो एक्सेप्शन बनाए गए, पहले तो नॉर्मल प्रोसेस चलाई गई, फिर बाद में ये प्रोसेस चलाई गई। जानते रहें बेटा कि जो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक हर ऑर्गेनिज्म में आपको ये प्रोसेस दिखेगी। प्रेजेंट टाइम में इसका एक नया फॉर्म डिस्कवर्ड है। कुछ लोग इसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो के बजाय सर्कुलर फ्लो तक डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको उसका भी एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो है क्लास 11th का, उसके भी दो कॉन्सेप्ट रिलेट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक डीएनए है, तो डीएनए से कहीं पर आरएनए बना, फिर आरएनए से वापस आप जानते हैं कि प्रोटीन बना। अगर मैं इसी पैथवे में यहां भी एक आरएनए लिख दूं, तो आप आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस भी देख पा रहे हैं। जबकि इसी टाइम पर आप प्रोटीन से आरएनए बनने का भी प्रोसेस अगर जोड़ दें तो ये पूरा फ्लो सर्कुलर हो जाए। आप समझिए कि इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। इस प्रोसेस को, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से वापस डीएनए बनने की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जानिए कि प्रोटीन से आरएनए बनने की प्रोसेस भी प्रियॉन्स में देखी जा चुकी है। इसीलिए प्रियॉन्स, आप हमारे चैनल पर प्रियॉन्स का वीडियो भी देखिए। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन ही कॉपी करना शुरू कर देता है। तो प्रोटीन कभी अपनी कॉपी खुद नहीं बना सकता, पहले प्रोटीन अपने से आरएनए बनाएगा, आरएनए से बाद में प्रोटीन बनने का प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए उसे हम इन्फेक्शियस प्रोटीन की तरह ट्रीट करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से आप ये सेंट्रल डोग्मा समझने की कोशिश करिए। फिर बाद में हम अपने अगले वीडियो सेक्शन में सेंट्रल डोग्मा के एप्लीकेशंस और उन पर बाकी चीज़ों पर बात करेंगे।